व्हाट्स अप गाइस, एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोग के लिए फ्रॉम द चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट। गौरव भाई की बात ही अलग है, वीडियोस ही हटके होती है, मजेदार होती है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होती है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल है तो फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियोस आप सजेस्ट भी कर सकते हो। करते हैं शुरू से। इलॉन मस्क वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम दो महापुरुषों की बात करने वाले हैं जो अपने लेवल पर दुनिया को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ है इंडिया के 433rd रिचेस्ट आदमी रतन टाटा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क। लेकिन ये सुन के पहला सवाल तो ये दिमाग में आता है कि जो इंसान पिछले 3 दशकों से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी लीड कर रहा है, उनका नाम रिचेस्ट आदमी की लिस्ट में इतना नीचे क्यों है भाई? रतन टाटा भले ही इस लिस्ट में पीछे हो, लेकिन इंसानियत के मामले में वो शायद इलॉन मस्क से सैकड़ों मील आगे हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज वायरल हुई थी कि वो 2 साल से बीमार अपने एक्स एम्प्लॉई को मिलने मुंबई से पुणे तक गए थे। लेकिन वहीं पर टेस्ला के फैक्ट्रीज में इमरजेंसी के दौरान भी इलॉन मस्क एम्बुलेंसेस को बुलाने नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों है? अब वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस देखें तो रतन टाटा ने इंडिया को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है, पर इलॉन मस्क पूरी ह्यूमैनिटी को ही एक नए मुकाम तक ले आया है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या लगता है कौन है एक बेहतर एंटरप्रेन्योर, बॉस और इंसान? आइए जानते हैं ना टुडेस वीडियो टाइटल्ड इलॉन मस्क वर्सेस रतन टाटा। सो भाई लोग, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन दोनों के पास कितनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। अब हम सभी को ये पता है कि हमारे इलॉन भैया दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उन्होंने अपने $297 बिलियन को लेकर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया और आज उनके ही सामने मैदान में उतरे हैं भारत के अनमोल रतन टाटा जी, जो कि इंडिया के 433rd रिचेस्ट इंसान है, जिनका पूरा वेल्थ 2021 में बस 3,500 करोड़ था और जिसे लेकर वो फिलहाल मुंबई के सबसे महंगे एरियाज में से एक कोलाबा में अपने रिटायरमेंट होम में आराम फरमा रहे हैं। ये रिटायरमेंट होम एक 3 मंजिला लग्जरी बिल्डिंग है, बिल्कुल समुंदर को फेस करते हुए, और इसी लग्जरी होम की कीमत है महज 150 करोड़। और वहीं इस पृथ्वी नामक गोले के दूसरी तरफ यूएसए में इलॉन मस्क का पहला बड़ा घर बेल एयर कैलिफोर्निया में था, जिसकी कीमत पूरे 127 करोड़ थी। पर दरअसल अब इलॉन मस्क इतना महंगा घर छोड़ टेक्सास में एक छोटे से घर में रहते हैं, जिसका एस्टिमेट अराउंड $50,000 तक है। पर इलॉन मस्क और रतन टाटा जैसे अमीर हस्ती सिर्फ घर या रियल एस्टेट पे थोड़ी ना पैसा खर्च करते हैं। तो चलिए देखते हैं और किन किन चीजों पर ये दोनों महारथी अपना पॉकेट हल्का करते हैं। बेसिकली टाटा फैमिली में जोश और जज्बा रग रग में भरा हुआ है और यही जोश और जज्बा हमें रतन टाटा के स्पोर्ट्स कार के कलेक्शन में नजर आता है, जिनमें से कुछ है जैगुआर F टाइप, फरारी कैलिफोर्निया और मर्सिडीज बेंज W124। जहां रतन टाटा जी को बचपन से ही स्पोर्ट्स कार्स पसंद थी, वहीं इलॉन मस्क साइंस फिक्शन मूवीज और उनके कैरेक्टर्स से बहुत ही इंस्पायर रहते थे। उनमें दिखाई गई टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक कार से वो बचपन से ही काफी इंस्पायर्ड थे, जिस वजह से आज उनके पास स्पोर्ट्स कार का भंडार पड़ा है, जिसमें से एक 1997 मैक्लेरन F1, 1976 लोटस ई-स्पिरिट और 1967 जैगुआर E-टाइप। इसके अलावा वो ऑब्वियसली टेस्ला की कई गाड़ियां भी रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसे बिलियनर्स स्पीड कार, सुपरफास्ट जेट्स और सुपरफास्ट लाइफ ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क आज अपने $297 बिलियन भी खर्च क्यों ना कर दे, तो भी वो समय का एक दिन या इवन 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकता। लेकिन टाइम सिर्फ इनके लिए ही नहीं भाग रहा है, आप भी इसी रेस में शामिल हो। पर्सनल वेल्थ या नेटवर्थ के मामले में तो ऑब्वियस है कि इसमें हमारे इलॉन भैया ही जीतेंगे। चलो अब देखते हैं उनके पैसा उसने अपने सारा अपने में रखा हुआ है। 26/11 के ताज होटल पर भयानक टेरर अटैक्स के बाद रतन टाटा ने शहीद और घायल हुए एम्प्लॉइज और गेस्ट की मदद तो की थी, बट उन्होंने बाकी होटल के बाहर जो वेंडर्स बैठे थे ना, उनकी भी सहायता की थी। वो शहीद हुए एम्प्लॉइज के घर गए और उन्होंने अस्पताल में भर्ती हुए एम्प्लॉइज की ट्रीटमेंट का खर्चा भी उठाया। और इससे ये सीख मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्पैथी बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। रतन टाटा के लिए मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें टाटा मोटर्स में एक वर्कर्स यूनियन क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वायलेंट प्रोटेस्ट होने के बावजूद वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस जाकर 4 दिन तक वहीं पर रहे। प्रोटेस्टिंग वर्कर्स से सीधी बात करके उन्होंने सांत्वना दी कि इस क्राइसिस से वो सब साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। उनके सारे सवालों का जवाब देकर उन्होंने वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और क्राइसिस को सुलझाने में मदद की। तो यहाँ पे हमने रतन टाटा के बेहतरीन पीपल स्किल्स को तो देखा, अब देखते हैं मस्क साहब के लिए काम करना कैसा होता है। मस्क साहब इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंटेग्रिटी ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं और उनके हिसाब से अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग एम्प्लॉइज को और मोटिवेट करता है टुवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स। पर इन अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही पुश करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि इलॉन अपने एम्प्लॉइज को वीकेंड्स ऑफ भी नहीं देते हैं। वो खुद तो हर हफ्ते 120 घंटे तो काम करते ही हैं, पर अजीब बात यह है कि वो ये सेम वर्क शेड्यूल अपने एम्प्लॉइज से भी एक्सपेक्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? जहाँ सारी दुनिया 40 to 48 आवर्स घंटे काम करती है, वहीं अगर आप इलॉन भैया के साथ काम कर रहे हो तो आपको 120 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन इतने घंटे काम करते करते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों के रिस्पेक्टिव कंपनीज में वो क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि रतन टाटा ताज में शहीद हुए एम्प्लॉइज को पर्सनली मिलने गए, वहीं इलॉन मस्क इमरजेंसी में भी कोई एक्सीडेंट या इंजरी को रिपोर्ट करने नहीं देते हैं ताकि कंपनी का इंजरी रेट हाई रिपोर्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाटा के एम्प्लॉइज को कभी भी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। जैसे कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नेगेटिव वर्क कल्चर के रिपोर्ट्स के अनुसार एम्प्लॉइज को हार्ड वर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और कभी कभी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, जिसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स बड़े इश्यूज बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इससे तो यही जाहिर हो जाता है कि इस राउंड में रतन नवल टाटा जी की जीत हासिल हुई है। अब आमदनी में इलॉन भैया ने और वर्क कल्चर में रतन टाटा ने एक एक पॉइंट हासिल कर लिया है। पर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, इन दोनों हस्तियों के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीवमेंट्स रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंडियन IT इंडस्ट्री को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया और $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी भी TCS ही बनी। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने इस नाम को पूरे धरती पर मशहूर किया और इसके कुछ एग्जांपल्स है। ये चाय पीने वालों का खास टेटली ग्रुप जो यूके की सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी है, आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है। इमेजिन, यूके में लोगों को चाय कितना पसंद है और उसमें टाटा राज कर रहा है। यूरोप के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करना है, नो प्रॉब्लम। 2007 में टाटा स्टील ने ये टेक ओवर भी सक्सेसफुली कर लिया। कुल मिला के IT, ऑटोमोबाइल, फूड और बेवरेजेस और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज में इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने में रतन टाटा और टाटा ग्रुप का बड़ा हाथ रहा है। अब ये देखते हैं कि इलॉन मस्क ने किस तरह से लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। इलॉन साहब एक विजनरी माणूस आए, क्योंकि जहाँ सालों से साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की बातें ही करते रहे, वही मस्क आए, इलेक्ट्रिक कार्स बनाई और वो भी मास प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है और वैसे ही हम ये भी जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी हमेशा से ही बहुत एक्सपेंसिव रही है और ये यूजुअली गवर्नमेंट या मिलिट्री कंट्रोल रहती है। यहाँ भी ये साफ दिखता है कि लोग मस्क को विजनरी क्यों मानते हैं। SpaceX के जरिए उन्होंने ये दिखा दिया कि एक प्राइवेट कंपनी विदाउट गवर्नमेंट या मिलिट्री सपोर्ट भी स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकती है। SpaceX का अहम ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम एक दिन ये कह सके कि चलो स्पेस घूम के आते हैं। खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। जहां नासा के स्पेस शटल मिशंस का कॉस्ट ऑलमोस्ट लिटरली अंतरिक्ष ही छूता है 10,000 करोड़ के साथ, वहीं पर SpaceX के Falcon 9 का लॉन्च कॉस्ट होता है सिर्फ 400 करोड़। तो इन सब से हमें यह पता चला कि इलॉन मस्क के कॉन्ट्रीब्यूशंस मेनली साइंटिफिक फील्ड के रिसर्च और इनोवेशन में रहे हैं और जिससे कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। और दूसरी तरफ इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे लाना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो अब बाजी यहाँ पर फिर से पलट चुकी है फ्रेंड्स। ये राउंड जाता है इलॉन मस्क को, सिंस उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरे दुनिया और ब्रह्मांड के लिए फायदेमंद होंगे। नाउ लेट्स सी अगला राउंड कौन जीतता है। भाई ये कंपैरिजन ना कभी पूरा नहीं होगा अगर हमने इन दोनों महारथियों के कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं की। चलो देखते हैं। अमीरों पे ना हमेशा
एक इल्जाम लगता है कि वो अपने फेयर शेयर टैक्सेस पे नहीं करते। इट इज ओनली फेयर राइट कि जो जितने अमीर हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। रिसेंटली इलॉन मस्क का नाम इस टैक्स इवेडिंग कैटेगरी में काफी बार आया है। 2021 में IRS से रिलीज हुए एक डेटा के अनुसार इलॉन मस्क का टैक्स बिल इज अराउंड $15 बिलियन। इन्हीं IRS रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि 2018 में इलॉन मस्क ने कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं पे किया। लेकिन केवल इलॉन भैया मुसीबत में नहीं फंसे, टाटा ग्रुप भी अपने फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। जैसे कि 1997 में तभी के असम के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंता ने टाटा टी को एक्यूज किया था कि कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक सेपरेटिस्ट टेरर आउटफिट फ्रॉम असम। ये इल्जाम भी लगाया गया था कि जो पैसे ULFA असम के टी कंपनी से एक्सटॉर्ट करना चाहता था, कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा वो पैसे ULFA को पे भी कर रहे थे फॉर प्रोटेक्शन। पर 1998 में केंद्रीय सरकार गिरने के कारण इन्वेस्टिगेशंस दबा दिए गए। सो या दैट वाज रियली कंट्रोवर्शियल। सो आखिर हम यहाँ पर पहुंच ही गए फ्रेंड्स कि आखिरी राउंड कौन ले कैरी करेगा ये देखने के लिए। आज के दिन ये सबको पता है कि बड़े बिजनेस लीडर्स यानी अमीर लोग चैरिटी काफी करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसने ज्यादा सोसाइटी को वापस दिया है। मेरे हिसाब से तो क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप हर साल इंडिया के GDP में 2.24% यानी 47,196 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए ये जान के हैरानी होती है कि इतना होने के बावजूद रतन टाटा इंडिया के टॉप 10 अमीर तो दूर की बात, टॉप 100 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी नहीं आते। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि टाटा ग्रुप ने अपने शेयर्स का पूरा 66% चैरिटेबल ट्रस्ट में अपने इनकम का 60% डोनेट करना इज अ बिग डील। मगर अपने इनकम का सिर्फ 5% जितना डोनेट करने में किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं आती। अब ऐसे में You decide who won this round। और बाकी के क्षेत्रों में भी कौन किससे बेहतर है उस बारे में आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, ग्रोइंग। ये बहुत बढ़िया बात लगती। जय हिंद, जय भारत। मतलब रतन टाटा का तो मुझे तब जब बिल्कुल कोविड वाला ये आया था जो फर्स्ट तभी गवर्नमेंट को काफी डोनेट किया था। हाँ डोनेट किया था। और एक चीज बोली थी इन्होंने एम्प्लॉयज के लिए कि जब कंपनी को जरूरत थी एम्प्लॉयज की तो एम्प्लॉयज थे, ऐसा नहीं छोड़ के चले गए। आज एम्प्लॉयज को जरूरत है कंपनी की, ठीक है, तो उन्हें हटाया ना जाए। ऐसे इन्होंने चीज बोली थी कि जब होता था ना कि मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी उसमें पेंडेमिक, बहुत कुछ चीजें हो सकती थी मेरे हिसाब से उस टाइम पे भी। कंपनीज ये कह सकती थी कि ठीक है हाफ पे कर लेंगे सैलरी, जब ठीक होगा चीजें ठीक होंगी तो क्या पता हम वापस से जो काटा था वो वापस कर दे, ना भी कर दे तो एटलीस्ट एक जॉब सिक्योरिटी रहती सबके पास। बहुत कंपनियां नहीं अमल कर पाई क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनियां बहुत सारी अपने लिए जीती हैं। बस ये चीज तो है, ये चीज हाँ वो चीज है, फैक्ट है। और ये चीज है, दोनों में फर्क मैं बताऊं क्या है। वो विजनरी आदमी है, वो फ्यूचरिस्टिक, वो साईफाई जिंदगी होती है ना, वो चीज प्लान करते हैं कि आगे का देखना, अगर स्पेस जाना है या इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी, जैसे जो कॉन्सेप्ट मूवी में देखते थे कि उड़ सकते हैं आदमी, खुद उड़ सकता है, ये सब चीज, तो उन चीजों पे फोकस रहता है। वहीं पर क्या है जो रतन टाटा है उनका चलता है कि वो ग्रास रूट लेवल से लोगों को साथ लेके चलते हैं। जैसे उसका है चैरिटी, इतने सारे हॉस्पिटल्स ये सब मैनेज करते हैं वो, ये सब चीजें वो कराई है। अपने एम्प्लॉयज से जाके बात करते हैं, हर एक चीजें वो बताएं। बहुत बड़ी बात होती है। वो एक खुद मिलने वेंडर्स को भी जो ठेले लगाते थे, जो रेडी भी लगाते थे, उनकी भी हेल्प करी थी। ये चीज तो फर्क होता है। दोनों अपने हिसाब से सोसाइटी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हिसाब से ही। और वही चीज है, एज अ क्या बोलते हैं, हम जज करें दोनों को तो दोनों अपनी फील्ड में अपने अपने महारथी हैं जहां पर, और वो फ्यूचर को लेके चल रहे हैं। ये आज देश को साथ लेके चल रहे हैं और देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रतन टाटा का, नो डाउट। और गर्व होता है जबकि जब बड़े बड़े देशों में नंबर 1 नंबर 2 पे टेटली जैसे इंडिया की कंपनी राज करती है, वहाँ के स्टील कंपनीज में भी इंडिया का बोलबाला है हर चीज में। और इतनी सारी लग्जरी ब्रांड के तो खुद मालिक है, रेंज रोवर, जैगुआर, कहाँ पे टाटा का नाम नहीं है आज, हर चीज में टाटा। और मैं 2.2% तो जीडीपी में इनका हिस्सा है। ये देख, ये चीज तो है। और नो डाउट इलॉन मस्क की वजह से बहुत ने ये चीज बहुत सही बोली कि अपनी इनकम का 60% मतलब चैरिटी करना, ठीक है, और बहुत बड़ी बात है यार। एक बंदा ये और वहीं पर इलॉन मस्क ने भी जिन गाड़ियों को हम सपना देखते थे इलेक्ट्रिक कार क्या ही एवरेज देंगे, आज उनको प्रैक्टिकल बना के दिखाया भाई साहब। ऑटो पायलट मोड ला के दिखाया उनके अंदर हर एक चीज। तो विजनरी आदमी है और
बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी सच में, और गौरव भाई को बताने का तरीका इलोन भाई तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना, और आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।